तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप हमें यहाँ रखे ही क्यों? भाई जब आपने भाग रहे थे, कोई रख नहीं रहा था तो हमने जगह दी। अब आप कहते हैं कि रखा ही क्यों है, हमारे साथ ये अन्याय क्यों है? वी वांट जस्टिस। ये आप अफगानिस्तान में खड़े होके मांग नहीं सकते, लेकिन हिंदुस्तान जो कि धर्मशाला है तो आप खड़े होके मांग रहे हैं और हमारे लोग भी उसको सुन रहे हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसलिए हमने कहा आसान रास्ता है। जो धर्म अपनाते हुए अपने ही धर्म के लोगों ने अपने ही देश से भगा दिया, और अपने ही धर्म के लोग अगर आश्रय नहीं दे रहे, तो जो आश्रय दे रहा है, बाहें फैलाए हुए है, गले लगाने को तैयार है, ऐसे लोगों के पास जाने में क्या हर्ज है? तो ये तो घर वापसी है। आप कभी हिंदू थे, पुनः हिंदू बनने के लिए कह रहे हैं, और इसलिए इस मुद्दे पर आज चिंतन का, मंथन का ये कार्यक्रम हम पहले कर लेंगे। उसके बाद इन लोगों के पास जाकर ये ऑफर हम कल से उनको देंगे। आइए मैं गेस्ट पैनल के पास चलता हूं, उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज जो अतिथि जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, संविधान के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर डी.के. दुबे, सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं, आपका स्वागत है। अरुण यादव जी है, सोशल मीडिया के बड़े एक्टिविस्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं और इस विषय पर अपनी मुखर राय रखते हैं। जितेंद्र खुराना जी हैं हमारे साथ, कई बार इसके पहले भी आपने उनको देखा होगा, अब अध्यक्ष है आर्यवर्त महासभा के। इसके साथ ही बड़ी संख्या में हमारे साथ ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर लाइव जुड़े हुए लोग भी अपनी कमेंट्स के द्वारा प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम इन सभी लोगों की प्रतिक्रियाओं को कार्यक्रम में यहाँ स्पेस देंगे। जहां मेरा नाम चल रहा है उसके नीचे जो बैनर चल रहा है, उसमें आपको आपकी सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं को भी हम दिखाएंगे। आइए अब चर्चा का प्रारंभ करते हैं। मैं सबसे पहले संविधान के दृष्टिकोण से जानना चाहूंगा डॉक्टर डी.के. दुबे जी से। दुबे जी, इस वक्त इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है अफगानियों के लिए, और हमारे लिए भी एक लायबिलिटी और रोहिंग्या जैसी खड़ी करने से अच्छा? ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। देखिए, मुझे लगता है कि पहले तो सुरेश जी आपको एक शब्द बदलना चाहिए। आपने कहा धर्म। इस्लाम धर्म नहीं है, वो एक संप्रदाय है। हाँ, वो एक मजहब, एक संप्रदाय है, उसको धर्म की संज्ञा नहीं दी जा सकती। और उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो भू राजनीतिक आंदोलन करना है, जो तालिबान कर रहा है। वो अपनी चाल चल रहे हैं जिस उद्देश्य से वो बने। अब सवाल ये पैदा होता है कि वहां के लोग हमारे यहाँ नागरिकता मांगना चाहते हैं, तो सीएए में जो प्रावधान हमने रखा है वो उनके लिए रखा है जो परसिक्यूटेड नॉन इस्लामिक हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं है जिसके तहत हम किसी को यहां पर ले लें। तो अब अगर वो आते भी हैं, मतलब अगर वो मजहब भी स्वीकार करते हैं, धर्म स्वीकार करते हैं, अपने आप को घर वापसी की घोषणा करते हैं, तो भी कुछ समय तक 6 वर्ष का टाइम हमने उसमें रखा है। पहले हम 12 वर्ष का टाइम रखते थे। उतने समय तक राजनीतिक तरीके से और सेटलमेंट शो करना पड़ेगा कि हम पूर्ण रूप से जो शर्तें हैं उनको मान चुके हैं, मेरे बच्चे मान चुके हैं, और अब हम वो यहां पर स्थायी रूप से सेटल होना चाहते हैं। ऐसी कंडीशनों के बाद हमारा एक कमिश्नर बैठता है, सिटीजनशिप कमिश्नर, वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही उनको निवासिता दी जा सकती है। तो वीजा एक्सटेंशन इज द डिफरेंट थिंग। मुझे लगता है कि अगर वो ये कहते हैं कि हमारी घर वापसी हो गई है, तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। सीएए के दायरे में अपने आप 6 वर्ष बाद वो आ जाएंगे। बिल्कुल, ये आज की वर्तमान स्थिति के बारे में आपने दुबे जी कहा, लेकिन जब हम 2005 से ये कहते थे कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति के ऊपर प्रताड़ना होती है तो उसका बाय डिफॉल्ट नैसर्गिक घर आने का ठिकाना हिंदुस्तान है, तब लोग हमको यही कहते थे कि ऐसी तो व्यवस्था है नहीं, ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। लेकिन सीएए आया, और भले ही दुनिया भर के देशों को ना हो, लेकिन हिंदुस्तान के सीमा से लगे हुए देशों के लिए तो ये प्रावधान हो ही गया है। तो जो बात आप कह रहे हैं कि जो अड़चन है, उस अड़चन को भी दूर करना तो केवल संसद ने कानून पास करने का विषय हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, कानून पास करना ही नहीं है, सीएए ऑलरेडी पास हो चुका है। अब परसिक्यूटेड उसका एक्सटेंशन करना है केवल। एक वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो सकता है, उसके लिए संसद जाने की जरूरत नहीं होती है। जब कानून आपके पास होता है तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसका एक्सटेंशन हो जाता है। ये कहा जाता है कि भाई हमने 2011 तक के कवर किए, अब हम 2022 तक के कवर कर लेते हैं। लेकिन वो सांप्रदायिक रूप से, मतलब धार्मिक रूप से ये जो कैटेगरी दी है वो कैटेगरी होनी चाहिए। अगर वो कैटेगरी है
और वो 6 वर्ष या 12 वर्ष का टाइम जो भी दिया है वो पूरा कर लेता है, तो फिर उसको नागरिकता वो क्लेम कर सकता है। सिद्धांत कहिए, रणनीति से ज्यादा अच्छा सिद्धांत की। एक आपका सिद्धांत है कि आप किसी पे जबरदस्ती नहीं करेंगे, किसी को मजबूरी में आप धर्म में आने के लिए नहीं कहेंगे। एक दूसरा होता है डायनामिक, वो प्रासंगिक होता है, जिसको आपात धर्म भी कहते हैं। यह इस वक्त आपात धर्म ये कहता है कि आपके पास, हिंदू के पास विकल्प क्या है। अगर वो यहाँ आ गए, आप उनको गोली मार के निकाल नहीं सकते, जो घुस बैठी है उनको भी नहीं निकाल सकते। ऐसे में उनको ढोने से अच्छा है कि आप उनको संस्कारित करें, अपने पास ले, गले लगाए, समझाएं। जिन्होंने इतने खराब हालत दिखे हैं वो यहाँ इस बात को समझेंगे। दूसरा, इस वक्त उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि उनके पूर्वज हिंदू थे। अफगानिस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति का पूर्वज कभी हिंदू था, वो इस बात को जानते हैं। और धर्म छोड़ने का नुकसान मजहब अपनाकर क्या होता है ये भी उन्होंने देखा है। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर हमने एक आपात धर्म के तौर पर इस पर निर्णय करने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी चिंतन चल रहा है, हमने कोई आदेश दे दिया और ऐसे होगा हम नहीं कह रहे, हम लोगों की राय ले रहे हैं। क्या दुबे जी, जो बात मैं कह रहा हूं कि शादी वाली, संविधान इस पर क्या कहता है? देखिए, संविधान तो मतलब एक मूल डॉक्यूमेंट होता है। हम तो सिटीजनशिप एक्ट हमारे पास रखा हुआ है। सिटीजनशिप एक्ट कहता है विवाह अगर कोई कर लेता है और यहाँ पर सेटल होने के उद्देश्य से सेटल होता है, तो एक पार्टिकुलर टाइम के बाद, विवाह के भी पार्टिकुलर टाइम के बाद उसको सिटीजनशिप कमिश्नर के सामने प्रेजेंट होना होता है और क्लेम करना होता है कि साहब हमारा विवाह हुआ है और हम यहाँ परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, इसलिए हमें नागरिकता भारत की दी जाए। और हम उनको नागरिकता देते हैं। सोनिया गांधी आपके सामने एक बड़ा इलस्ट्रेशन है, हमने उनको नागरिकता दी हुई है। इसलिए नागरिकता तो हम देते हैं, और ये हमारे देश में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये है। केवल हमारे देश में भी जम्मू कश्मीर एक अपवाद था जिन्होंने आर्टिकल 35 कैपिटल ले पास करके रखा था। ये मिजोरम ने इस तरह का अभी कुछ होने जा रहा है वहां पर। उन्होंने भी अपने यहाँ एक कमीशन ने रिकमेंडेशन की कि हमारे यहाँ से विवाह बाहर हो जाए तो मिजोरम के अंदर उसको, उसका जो निवासिता है वो खत्म कर दी जाए। ये अपवाद होते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये प्रक्रिया है कि विवाह से नागरिकता मिलती है। दर्शकों को मैं ये बात भी बता दूं, जो खास करके क्रिकेट के दीवाने हैं वो ध्यान रखे, हिंदुस्तान में पिछले दशकों में क्रिकेट के मैच के लिए पाकिस्तान से वीजा लेकर आने वाले लाखों लोग वापस ही नहीं गए हैं। ये आंकड़ा लाखों में जाता है कुल मिलाकर। और इसलिए कितना खतरनाक है। और एक व्यक्ति जब हिंदुस्तान में आता है तो वो हमारे सारे संसाधनों को शेयर करता है, फिर वो शुद्ध हवा हो, पानी हो, सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, सब कुछ, सारे संसाधनों पर वो आपका शेयरिंग करता है। इसलिए ये धर्मशाला नहीं है, किसी को नागरिकता देने का कारण नहीं है, लेकिन अगर दी जाती है तो फिर उसको संस्कारित कर हमारी पाठशाला में लेकर उसको ठीक करना चाहिए। उसका रास्ता मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। कई दर्शक भी अपनी प्रतिक्रियाओं को देना चाहते हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन उसके पहले दुबे जी के पास चलते हैं। दुबे जी, इस स्थिति में, आज के वर्तमान स्थिति में, एक संविधान विशेषज्ञ होने के नाते और क्या क्या बात आप कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो जो बात चर्चा हमारे यहाँ चल रही थी, अभी आपने कहा कि तालिबान ग्रुप बन गया, रोहिंग्याओं का ग्रुप बन गया, तो भारत में एक चीज मेरे दिमाग में आती है कि हमें इम्पोर्टेड बड़े अच्छे लगते हैं। रिलीजन एक इम्पोर्टेड आ गया। इम्पोर्टेड मतलब भारत में तो जो इस्लाम है वो भारत का रिलीजन है नहीं, तो वो इम्पोर्टेड रिलीजन है। दूसरा, हम कार्ल मार्क्स इम्पोर्टेड ले आए, माओ इम्पोर्टेड ले आए, तालिबान इम्पोर्टेड ले आए। तो ये भारत में रहने वाले लोगों को कुछ इम्पोर्टेड चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, और मुझे लगता है कि इनको एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता है। ये ऐसे लोग जिनको इम्पोर्टेड चीजें अच्छी लगती हैं, उनको उन देशों में एक्सपोर्ट करना चाहिए भारत सरकार को, ताकि वो खुश रह सकें। अच्छा, कानूनन मुझे लगता है कि इन किसी भी व्यक्ति को, चूंकि रिफ्यूजी, हम रिफ्यूजी ग्रुप के मेंबर नहीं हैं, रिफ्यूजी कन्वेंशन हमने साइन नहीं किया है, इसलिए ये तो चल ही नहीं सकता भारत में। और हमने अभी जब जिस समय म्यांमार का इशू आया था और म्यांमार में ये जो सब चल रहा था और वहां से लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, मिजो सरकार उनको कह रही थी कि इनको ले लो, उस समय भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री ने स्पष्ट कहा था कि हम किसी भी रिफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, इसलिए
संसार के किसी भी व्यक्ति को भारत में रिफ्यूजी स्टेटस नहीं दिया जा सकता जब तक कि भारत सरकार स्वयं में पार्लियामेंट उसको न दे। हम इंटरनेशनली कोई कन्वेंशन नहीं मानते, इसलिए इन लोगों की डिमांड भारत सरकार पे तो चलनी ही नहीं है। दूसरा, CAA हमारे पास ऑलरेडी है, तो CAA के तहत अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो आपको जाना होगा। और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान का हिमायती इस समय सबसे ज्यादा पाकिस्तान है, इसलिए गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान इन लोगों को जाना चाहिए, और पाकिस्तान सिक्योरिटी देगा इनको सबको। मुझे भारत में इन लोगों के ओवरलोड की कोई आवश्यकता नहीं है, और भारत इस समय मुझे नहीं लगता कि आर्थिक रूप से भी या सामाजिक रूप से भी इस समय ऐसी स्थिति में है कि वो ओवरलोड ले सकता है। वो केवल अपने लोगों का तो ले सकता है जिनकी मजबूरी है, क्योंकि CAA में जिन लोगों को हमने लिया वो 1947 में भारत में आने के लिए एलिजिबल थे, वो नहीं आए तो उस समय गांधी जी ने कहा था कि जो बाद में आए ठीक है तब हम उनको नागरिकता देंगे, और हमने कानूनन उसमें व्यवस्था भी करके रखी थी, फॉरेनर्स एक्ट में हमने छूट देकर रखी थी, और दूसरे कानूनों में सिटीजनशिप एक्ट में हमने छूट देकर रखी थी कि ये लोग आ सकते हैं। लेकिन वही लोग जो 47 में एलिजिबल थे उनको हमने यहाँ पर नागरिकता दी थी, बाकी किसी को नहीं दी थी। इसलिए ये जो प्रोसीजर, ये जो डिमांड है, ये डिमांड हम स्वीकार नहीं कर सकते, ये स्पष्ट है। हाँ, टेक्निकल तरीके से भारत की नागरिकता हो सकती है, विवाह से हो सकती है, या CAA के दायरे में आ जाएं तो हो सकती है। वो वही है जो आप कह रहे हो कि आपको फिर हिंदुइज्म अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको घर वापसी करनी पड़ेगी, आपको यहाँ विवाह करने पड़ेंगे, आपको CAA के दायरे में आने के लिए जो जो क्राइटेरिया है वो सब कुछ आपको पालन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो आपको यहाँ से जाना ही होगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, लेकिन दुबे जी, आज तक हमने फोर्सफुली किसी मास मतलब बड़ी संख्या में लोगों को नहीं भेजा है, ना भेज पाए हैं, ये भी सत्य है। नहीं, ये तो आपको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। डिप्यूटेशन सेंटर हमने बनाए हुए हैं, अभी हमने जो बंगाल वगैरह में सेंटर बनाए थे ये रोहिंग्यास को पकड़ कर ले जाने के, तो वो सेंटर भारत सरकार तैयारी कर रही है पूरी, क्योंकि हम इनको झेल नहीं अच्छा, पा रहे हैं। एक या रमेश शिंदे कमेंट कर रहे हैं यूट्यूब पर और पूछ रहे हैं कि आपसे जानना चाहते हैं कि रोहिंग्या को हम अभी तक क्यों निकाल नहीं पाए, क्या इसकी कानूनी पेच है, क्या स्थिति है? नहीं, रोहिंग्या को निकालने के लिए सबसे पहली आवश्यकता रोहिंग्या को पहचानना है। मुझे लगता है सुदर्शन ने एक ड्राइव चलाई दिल्ली में, और हमने रोहिंग्यास को पहचाना था, और उनको कुछ स्थानों पर हमने डिप्यूट भी किया था, और वो वहां पर हैं। बांग्लादेश सरकार जिस प्रकार से उनको लेने की बात कर रही है, या वहां आगे हमने उन्होंने वो एक टापू फिक्स किया है, वो सब प्रक्रिया चल रही है अभी, चूंकि कानूनी प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे रोक लगी है, ऐसी बात लोग जानते हैं। अब वो एक्चुअली हम कह रहे हैं ना, हमारे देश में जो हमारी आत्मा है ना, आत्मा के लोग भी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वो बार बार कोर्ट में चले जाते हैं, और कोर्ट ने कोई परमानेंट रोक नहीं लगा रखी। कोर्ट केवल इतना कहता है कि हम पूरी बात सुन लें तब हम ऑर्डर करेंगे। अब वो पूरी बात सुनने में पूरी बात सुनने में दशक लगा देंगे तो तब तक तो लाखों बच्चे वैसे भी पैदा कर देंगे। सर ऐसे ही होता है, क्योंकि जो सुनवाई करवाने वाले लोग हैं, कभी ये एब्सेंट तो कभी वो एब्सेंट, तो कभी आज हम एफिडेविट फाइल करेंगे तो काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे, इसलिए वो जबरदस्ती टैक्टिक्स अपनाकर उसको डिले किया जाता है। मुझे लगता है कि उसका भी कोई उपाय इन मामलों के लिए, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस कल आया था MP MLAs को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनका जल्दी ट्रायल होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जो फॉरेनर्स हैं इनका भी जल्दी ट्रायल और इन मामलों पर जल्दी निर्णय का भी कोई ऐसा नियम बनना ही चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी निर्णय हो और इन लोगों का डिप्यूटेशन किया जा सके, जहां कहीं इनको भेजना है बहुत जल्दी से भेजा जा सके। जी बिल्कुल। कार्यक्रम के आखिर की तरफ हम जा रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि अरुण यादव आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? अभी हम अंतिम प्रतिक्रिया दर्शकों की ले रहे, फिर कुछ सवाल लेंगे। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे मैं शुरू से ही कहता आया हूँ कि आपने कार्यक्रम किया और उसके लिए आपको साधुवाद है, और हिंदू जो भी बने पूरे विश्व में उसका बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन मजबूरी में हिंदू ना बने। और मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि फंडिंग जिहाद पे भी एक विशेष कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि ये सारा जो अभी दुबे साहब बता रहे थे, हम तो इस पूरे FCRA के खिलाफ है, जो अब तो इस बार करीब 19,000 करोड़ आए हैं,
19,000 करोड़ में केवल 600 करोड़ रुपए भारतीय मूल के हिंदूवादी संस्था से संबंधित है। उसमें भी उन 600 करोड़ में 400 करोड़ रुपए केवल 2 संस्थाओं के हैं। बचे हुए मतलब आप 19,000 करोड़ में केवल 200 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो पूरे हिंदुस्तान के संस्थाओं के लिए आए हैं। सोचिए, तो ऐसी प्रतिवर्ष आने वाली मतलब 5 साल में आंकड़ा ये 20 लाख 1 लाख करोड़ का है। 1 लाख करोड़ में हिंदू संस्थाओं को कितना आया, तो अनऑर्गेनाइज हिंदू संस्थाओं को तो वो आया केवल 10 करोड़ रुपए। 1 लाख करोड़ में 10 करोड़ रुपए केवल हिंदू संस्थाओं को आ रहा है जो अनऑर्गेनाइज है। ऑर्गेनाइज में केवल 600 करोड़ 400 करोड़ रुपए आ रहा है। ऐसे में ऐसी व्यवस्था, धर्मांतरण, रोहिंग्या को यहाँ पर बसाना, क्राइम से लेकर क्या क्या नहीं करती होगी। डीके दुबे जी शायद और इस पे कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि एफसीआरए में सरकार जिस प्रकार से कर रही है काम, उसमें कोई शक नहीं है कि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। और हम जो एनजीओज भारत में फर्जी टाइप की चल रही थी, वो भी हमने 25 से 30 हजार एनजीओज को बैन लगाया। लेकिन अभी ये उसके बावजूद का आंकड़ा है, ये 20,000 संस्थाओं को बैन लगाने के बावजूद का 19,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन। मैं इस पर मेरे दिमाग में एक बात चलती, लगातार चलती, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर वॉच किए हुआ हूं जिसने पाकिस्तान का निर्माण किया। पैसा सीधा फंड इनको आता है, इनकी जगह सरकार के पास फंडिंग आनी चाहिए। और सरकार, ये लोग जो काम करते हैं, सरकार से क्लेम करें कि जो हमारे पास पैसा आया वो हमको दीजिए, हमने ये कर लिया है। अभी क्या होता है कि आप काम कर लीजिए और सरकार को रिप्लाई दे दीजिए कि हमने ये किया है और हमने ये इसका ऑडिट करवा लिया है। मुझे लगता है उस ऑडिट में 99% संस्थाओं ने दशकों तक अपना ऑडिट नहीं दिया है। यस, तभी तो वो बंद किए हैं ना हमने। तो जो जिन संस्थाओं ने ऑडिट की रिपोर्ट नहीं दी, यहां तक कि ग्रीन पीस फाउंडेशन भी बंद हो गई ना भारत में। वो इसीलिए क्योंकि वो रिप्लाई नहीं देना चाहते, वो बताना ही नहीं चाहते कि हम कहां खर्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर व्यवस्था ये करनी चाहिए कि आप सरकारी डिपॉजिट में जमा करिए, जैसा पीएम केयर्स फंड है वैसा एक फंड बना दीजिए, और जिसके लिए उसने डायरेक्शन दिया है वो क्लेम करे एक एक करके कि साहब हमारे पास ये कार्यक्रम है, इसका पैसा दे दीजिए। जिससे भारत सरकार से क्लेम होता है बाकी लोगों का। सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं वो क्लेम करती हैं साहब हम ये करने जा रहे हैं, इसलिए हमें कुछ पैसा दीजिए, और यहां से सैंक्शन होता है। तो वो जितना भी एफसीआरए का फंड आता है वो एक जगह सरकारी फंड में, पीएम केयर्स फंड में इकट्ठा हो और वहां से क्लेम करके वो पैसा रिलीज करें। मुझे लगता है कि हम 90% इस पर कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे अगर ऐसा कर लेते हैं तो। और ये करना पड़ेगा, अगर आप नहीं आज सुधरे तो आपको करना पड़ेगा, मजबूरी में करना पड़ेगा। नहीं करा तो आपके लिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और इतनी बढ़ती जा रही हैं कि कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें।